Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're going to be doing turning effects of forces part 2. पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि what a pivot is and what moment of force is और हमने उसके बारे में कुछ past paper questions भी किए थे. In this video हम mainly पढ़ेंगे about what principle of moment is and before getting to that subtopic आपको ये पता होना चाहिए what clockwise and anti-clockwise moments are और along with that आपको ये भी पता होना चाहिए what equilibrium is. So yeah, let's get into it. Bismillahirrahmanirrahim. Clockwise and anti-clockwise moment. If object turns or rotates clockwise, there is a clockwise moment, यानी कि in this direction. And if object turns or rotates anti-clockwise, there is a anti-clockwise moment, यानी कि in this direction. Sometimes it is a bit confusing to remember कि कौन सी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और कौन सी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है. तो आई रिकमेंड कि आप अपने सामने या अपने आसपास कोई घड़ी लोकेट करें और उस घड़ी को ऑब्जर्व करें. जिस डायरेक्शन में उस घड़ी का हैंड मूव करेगा दैट विल बी द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट विल बी द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. समझ आ गई? आगे हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने डिटरमिन करना है कि कौन सा ब्लॉक क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और कौन सा ब्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है. तो जाहिर बात है हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स का कोई ना कोई तो वेट होगा and we know weight is a force, so this will be producing a turning effect. This will be producing a turning effect and the turning effect will have a direction something like this. समझ आ गई? और हमने क्या याद किया था कि ये जो डायरेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड सिमिलरली ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का कोई ना कोई वेट होगा and weight is a force. That force will create a turning effect and that turning effect will be in this direction. और ये हमने याद किया था it is the clockwise direction. शायद आपको समझना है क्योंकि मैंने partially draw किया. So yeah, something like this. This is the clockwise and the opposite to that is the anti-clockwise. समझ आ गई? अब हम चलते हैं ऑन टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इक्विलिब्रियम इज. इक्विलिब्रियम बेसिकली मींस बैलेंस और इसकी जो डेफिनेशन है इट स्टेट्स दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस यानी कि द नेट फोर्स मस्ट इक्वल टू जीरो एंड द नेट मोमेंट मस्ट also equal to zero. पहले हम फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं. हमने डायनामिक्स में एक छोटा सा सब टॉपिक पढ़ा था अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस्ड फोर्सेस में हमने ये पढ़ा था दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी बैलेंस्ड उसके ऊपर जो सम ऑफ फोर्सेस हैं दे मस्ट बी जीरो. एंड हाउ कैन दे बी जीरो? जैसे अगर इस ब्लॉक के ऊपर राइट साइड को एक फोर्स लग रही है ऑफ 3 न्यूटन्स और लेफ्ट को भी एक फोर्स लग रही है ऑफ 3 न्यूटन्स, दे बेसिकली कैंसल ईच अदर आउट. क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो भी फोर्स होती है व्हेन दे एक्ट इन द अपोजिंग डायरेक्शन दे सबट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर एंड 3 minus 3 is of course 0. सेम गोज विद दिस. यहां हमारे पास 16 न्यूटन्स राइट को लग रही है और 16 न्यूटन्स लेफ्ट को लग रही है. दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, देयरफॉर जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है इट इज जीरो एंड द सम ऑफ फोर्सेस आर आल्सो जीरो एंड देयरफॉर जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, कोई रिजल्टेंट फोर्स ही नहीं लग रहा, द एक्सेलरेशन मस्ट आल्सो बी जीरो. समझ आ गई? अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है दूसरा पॉइंट, द नेट मोमेंट मस्ट ऑल्सो बी जीरो. यानी कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट है इट मस्ट बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. अगेन ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं.
यहां हमारे पास एक पिवट है और ये हमारे पास एक लेवर है which is 100 centimeters long. यहाँ आप देख सकते हैं we have a force on the right side of 40 newtons and the same on the left side of 40 newtons. आप देख सकते हैं that the distance from the pivot to the line of action of force is 50 centimeters on both sides. ये आप देख सकते हैं from the pivot to the line of action of force, it is 50 centimeters on both sides. अब आप मुझे ये बताएं कि टर्निंग इफेक्ट किस तरफ को होगा. Will it be on the right side or will it be on the left side? Will there be a turning effect on the right side or will there be a turning effect on the left side? The right answer is कि it will be balanced. ना ही ये इस तरफ को जाएगा ना ही ये इस तरफ को जाएगा. It will remain balanced. And why is that? That is because this whole system is in an equilibrium. क्योंकि clockwise movement is equal to the anti-clockwise movement. आप खुद भी निकाल के चेक कर सकते हैं 50 actually 0.5 क्योंकि we have to take it in meters. 0.5 into 40 on the right side and 0.5 into 40 in the left side. They are equal to each other, 20 Newton meters on each side. Alright, अब आपको समझ आ गया what equilibrium is. This whole system is in equilibrium क्योंकि right side clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. अब हम आ जाते हैं on to principle of moment, which is actually the same thing. For an object in equilibrium, the clockwise moment is equal to the anti-clockwise moment. जैसे हमने बताया there is a condition for equilibrium और वो condition ये है that the moment, the clockwise moment must be equal to the anti-clockwise moment. ये हमारे पास short form है, abbreviation. और हमें पता है कि मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द क्लॉकवाइज साइड मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द एंटी क्लॉकवाइज साइड. समझ आ गई? अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 था एंड इट डिस्प्लेस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्योंकि यहां हमारे पास एक सिस्टम है विच इज इन इक्विलिब्रियम क्योंकि ना ही ये एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है ऑन द लेफ्ट साइड इन द क्लॉकवाइज साइड एंड ना ही ये एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज साइड. यहां हमारे पास एक स्लाइटली ऑल्टर्ड एग्जाम्पल है. अच्छा, दिस एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कि हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी है बिटवीन मोमेंट, फोर्स एंड डिस्टेंस. हमें ये पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट और हमें ये भी पता है कि डिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट. अगर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे जो मोमेंट है इट विल ऑल्सो इंक्रीज. अगर हम फोर्स को डिक्रीज करेंगे द मोमेंट विल ऑल्सो डिक्रीज. इट इज प्रिटी एविडेंट कि अगर हम यहाँ 80 की जगह 180 न्यूटन लिखते द मोमेंट विल ऑफ कोर्स इंक्रीज क्योंकि जो पुलिंग पावर है दैट विल इंक्रीज. एंड लाइकवाइज अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे द मोमेंट विल इंक्रीज. अगर हम डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे द मोमेंट विल डिक्रीज. यहां भी हमारे पास काफी एक एविडेंट प्रूफ है कि अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज कर दें जो लेवरेज है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में काफी ज्यादा एग्जांपल्स दिए थे राइट हियर. अगर हम इस हैंडल को इधर से पुश करें एज सपोज टू इधर से जो बंदा नॉर्मली करता है ऑफ कोर्स इधर काफी ज्यादा मुश्किल होगा टू ओपन द डोर एज अपोज टू हियर, राइट? सो या नाउ दिस इज प्रीटी क्लियर कि हाउ द प्रोपोर्शनैलिटीज रियली वर्क. अब हम आ जाते हैं ऑन टू दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, पहले मुझे
एक या इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं दैट ये वाली साइड हमने एग्जैक्टली द सेम रखी है, एग्जैक्टली सेम है फ्रॉम द एग्जाम्पल नंबर वन, लेकिन हमने लेफ्ट वाली साइड थोड़ी डिफरेंट कर दी है। लेफ्ट वाली साइड में हमने जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया, लेकिन हमने फोर्स को डबल कर दिया। अगेन आई विल रिपीट, हमने डिस्टेंस हाफ कर दिया। डिस्टेंस हाफ करने की वजह से मोमेंट डिक्रीज हुआ, लेकिन फोर्स इंक्रीज करने की वजह से मोमेंट इंक्रीज हुआ। अब आप मुझे बताएं कि अगर लाइक इफ आई लीव दिस सिस्टम, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, क्या ये सिस्टम इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा? अगेन, जिसने भी ये बोला है कि इट विल नॉट मूव, ही इज करेक्ट। क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करें इस साइड का मोमेंट यूजिंग दीज वैल्यूज, 25 सेंटीमीटर्स, 80 न्यूटन्स, 50 centimeters and 40 newtons. 80 into 25 on this side and 40 into zero point 0.5 on this side. Again, they are both the same. 20 Newton meters on each side. अब आपने ये नोटिस किया होगा, इवन दो हमने थोड़ी बहुत छेड़खानी की है विद द डिस्टेंस एंड विद द फोर्स, हम फिर भी इनको इक्वल कर सकते हैं। इमेजिन करें इस साइड पे, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। इमेजिन करें हमारे पास एक सीसॉ है, एक हमारे पास मोटा बच्चा है और एक हमारे पास पतला बच्चा है। हम उनको किस अरेंजमेंट में बिठाएंगे अगर हमने इनको बैलेंस करना है? कंसिडरिंग हमने इनको बैलेंस करना है, मैं पतले बच्चे को जितना दूर हो सकता है फ्रॉम द पिवट उतना दूर बिठाऊंगा, बिकॉज डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट। अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे फ्रॉम द पिवट, द मोमेंट विल इंक्रीज। और मैं मोटे बच्चे को पिवट के काफी करीब बिठाऊंगा। अगेन, सेम प्रिंसिपल, अगर हम डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, मोमेंट भी डिक्रीज होगा, लेकिन हमारा जो मोटा बच्चा है उसका वेट ज्यादा है, देयरफॉर उसका फोर्स ज्यादा होगा। पतले बच्चे का फोर्स कम होगा, लेकिन पतले बच्चे का डिस्टेंस ज्यादा है और मोटे बच्चे का डिस्टेंस कम है। दैट्स व्हाई दे आर इन इक्विलिब्रियम। ना ही सीसॉ इस तरफ स्विंग करेगा, ना ही सीसॉ इस तरफ स्विंग करेगा। एंड दैट इज वाई बचपन में जब आप सीसॉ ले रहे होते थे और आपने नीचे जाना होता था, सबसे पहली चीज आप क्या करते थे? आप पीछे हो जाते थे ताकि आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो फ्रॉम द पिवट और आपका मोमेंट इंक्रीज हो। जाहिर बात है, बचपन में आपको ये सब थोड़ी ना पता था, ये तो बस इंस्टिंक्ट्स पे होता है, इंस्टिंक्ट्स पे डिपेंडेंट होता है, राइट? तो एग्जाम्पल टू भी हो गया। अब हम आ जाते हैं ऑन टू एग्जाम्पल नंबर थ्री। एग्जाम्पल नंबर थ्री में हमारे पास एक चीज मिसिंग है। सेम फ्रेम है, पिवट है इन द मिडल, एक लेवर है विच इज 100 सेंटीमीटर्स। पिवट से 35 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे हमारे पास एक फोर्स है विच इज 80 न्यूटन्स, और पिवट के 10 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे राइट पे हमारे पास एक और फोर्स है जो हमने निकालना है। हम इसे कैसे निकालेंगे? अगेन, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, हमारे पास जो फॉर्मूला था इसका, इट वाज F1 d1 इज इक्वल्स टू F2 d2। ठीक है ना? F1 हम ले लेते हैं x, क्योंकि वी हैव टू फाइंड इट। क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। समझ आ गई? ये हमारे पास x है क्योंकि हमने इसको ढूंढना है। डिस्टेंस है हमारा 10 सेंटीमीटर्स। सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने 10 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। 10 divided by 100 will be 0.1 equal to हमारे पास जो F2 है, इट इज 80 न्यूटन्स, और हमारे पास जो डिस्टेंस है इट इज 0.35, 0.35। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है।
80 इंटू 0.35 और इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि यहां ये मल्टीप्लाई हो रहा है. ऑन द अदर साइड इट विल बी डिवाइडेड 0.1 से एंड वी विल गेट अ फोर्स ऑफ 280 न्यूटन्स. 280 न्यूटन्स. समझ आ गई? अब आप मुझे बता सकते हैं कि एक्स के ऊपर यानी कि ऑन दिस पॉइंट इतना ज्यादा फोर्स क्यों लग रहा है? वाई इज द फोर्स सो हाई एंड ऑन द अदर हैंड इधर इतना कम फोर्स लग रहा है एंड स्टिल ये पूरा सिस्टम बैलेंस्ड है. इट इज इन इक्विलिब्रियम. वाई इज दैट? दैट इज बिकॉज पिवट और 80 न्यूटन वाले फोर्स में काफी ज्यादा डिस्टेंस है एज कंपेयर टू पिवट और 280 न्यूटन वाले फोर्स में. इनमें सिर्फ 10 सेंटीमीटर्स का फासला है और इनमें पूरे 35 सेंटीमीटर्स का फासला है. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में सेम फ्रेम है. एक पिवट है, 100 सेंटीमीटर्स का लेवल है. एक साइड पे 25 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे फ्रॉम द पिवट 65 न्यूटन्स का फोर्स है एंड ऑन द अदर साइड हमारे पास डिस्टेंस नहीं है लेकिन हमारे पास एक फोर्स है. समझ आ गई? डिस्टेंस नहीं है, हमारे पास एक फोर्स है. अब हम क्या करेंगे? अब हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स हमारे पास है 40. डिस्टेंस हमने निकालना है तो हम इसको एक्स कह देते हैं. हमारे पास जो फोर्स है F2 इट इज 65 और डिस्टेंस है 25. एक्चुअली 0 पॉइंट एंड 0.4. सो या अगेन सेम फॉर्मूला यूज किया है. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 0.25 इंटू 65 divided by 0.4. So what is the distance from the pivot to the force? What is the distance from the pivot to the force? It is 40.65. तो हम ये दो चीजें निकाल सकते हैं. नॉर्मली जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में या तो हमने डिस्टेंस निकालना है या तो हमने फोर्स निकालना है. वो हमें तीन चीजें दे देंगे. हमने चौथी चीज खुद निकालनी है और चौथी चीज हमने इसी फॉर्मूला को यूज करके निकालनी है. समझ आ गई? So yeah, that is it for the video. Thank you for watching. Have a great day. And one more thing. ये चैप्टर प्रैक्टिस पे बेस्ड है तो इसके आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना बेहतर. तो मैं अपनी एक प्लेलिस्ट इस वीडियो के बायो में डाल दूंगा जिसमें मैंने पिछले 6 साल के 7 साल के पास्ट पेपर्स खुद ऑन वीडियो फॉर्म सॉल्व किए हुए. सो या मेक श्योर टू check them out as well. So yeah, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी, go pray. Thank you for watching. Have a great day. Allah Hafiz.